आज हम चर्चा करेंगे इस बात कि संसद में क्या हुआ। मौजूदा कोरोना के समय में संसद का सत्र प्रारंभ हुआ और संसद के सत्र में जो मुख्य बात रही थी वो किसानों को लेकर थी। एक बिल आया जिसको सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों के हित में है और विपक्ष की ओर से कहा गया कि किसान का डेथ वारंट है। किसानों के लिए अच्छा बिल नहीं है। इस बिल में तकनीकी दृष्टि से क्या सही है और क्या गलत है, क्या किसान के पक्ष में है और क्या किसान के विपक्ष में है। और किसान का मतलब ये है इस देश का भूमिपुत्र जो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता कहलाता है। और इस भारत भूमि के नागरिकों के उदर पोषण की व्यवस्था करता है। किसान की ये परिभाषा लगभग बनती है। इस बिल में 2-3 बातें थीं। मैं कोई संविधान का या कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ। जिन्होंने बिल ड्राफ्ट किया होगा वो निश्चित तौर पर बहुत कुछ समझते होंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि ये बिल क्यों लाया गया, इसके पीछे नीयत क्या थी। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस दौरान में, इस सत्र में बहुत ऊहापोह के बीच भी, बहुत शोर शराबे के बीच भी सरकार ने लगभग 20 बिल पास करा लिए, जिसमें एक लेबर बिल भी था। अब लेबर की क्या स्थिति है इस मुल्क में, ये सब जानते हैं, जान गए हैं। और इस समय में तो बहुत दुर्गति हुई है लेबर की, लेकिन लेबर बिल भी पास हुआ। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, वो किसके हित में था, किसके अनहित में था। लेकिन एक बात बीच में ये छूट जाती है कि तमाम इस शोर शराबे के बीच में, संसद के शोर शराबे के बीच में या अखबारों के विचार विमर्श के बीच में एक बात छूट गई, और वो छूट ये गई कि अदानी की एक बहुत बड़ी हेराफेरी, कहा जा सकता है अभी कोई सिद्ध, ये सरकारें सिद्ध करती हैं और सरकारें ही उसकी सक्षम वस्तु है। इसलिए ये सरकार का विषय है, लेकिन जनता के बीच में ये आना चाहिए कि अदानी के संदर्भ में कुछ लेन देन बाहर से और इस देश से हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आया था और वो इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने दिया था। लेकिन इन समस्त शोर शराबों के बीच में वो बात जहाँ की तरह है। खैर, मैं फिर किसान बिल पर आता हूँ। इसमें विपक्ष ने कहा कि भाई, जैसा कि पहले भी कहा कि किसानों के लिए अहितकर है, ये डेथ वारंट है। किसानों की अस्मिता के साथ या किसानों के परिश्रम के साथ या किसानों की आमदनी के साथ बहुत बड़ा छल है, धोखा है। और ये समूचा बिल कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। इस बिल की जितनी भी उपलब्धि हो सकती है, यानी जितना फ़ायदा पूंजीपति को हो सकता है, कॉरपोरेट को हो सकता है, किसान को नहीं हो सकता है। और छोटी जोत का जो किसान है, जो सीमांत किसान है, जिसकी जोत बहुत छोटी है, जिसके पास कम ज़मीन है, वो तो लगभग समाप्त हो गए। ऐसा जो विपक्ष के लोग हैं या जो लोग इस पर बहुत संजीदगी से सोचते हैं, या किसान संगठनों के नेता हैं और वो जानते हैं कि ज़मीन को बहुत अच्छी तरीके से, उन लोगों का ये आकलन है कि ये किसानों के फेवर में नहीं है, ये गलत है। ये केवल और केवल पूंजीपतियों के फेवर में है।
और ये बात कही जा सकती है, कही इसलिए जा सकती है कि पिछले 6 सालों में ये सिद्ध हो चुका है। अब कोई बहुत बड़ा अगर बहस हो भी और संसद में ये बहसें चलती भी रही तो ये मात्र उपचार है, औपचारिकता है, इसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। कारण कि संख्या बल उनके पास है और प्रजातंत्र का ये दोष भी है और प्रजातंत्र की शायद ये विशेषता भी है कि जिसके पास संख्या बल है वो बिलों को चाहे, कानून को चाहे बना सकता है, पास करा सकता है। पिछली सरकारों में भी कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन अभी तक हम सोचते थे, सुनते थे कि ये माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, लेकिन अब एक नया शब्द, मैं उस पर बहुत अडिग नहीं हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई विचार है कि संसद की गरिमा को ठेस पहुँचाऊँ, लेकिन अब संसद माफिया भी तैयार हो। संसद में वही होगा जो कुछ लोग जो संख्या में ज़्यादा हैं या जिनको सरकार कहते हैं, केवल उन्हीं की चलेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि संसद में भी माफिया है और ये तमाम माफियाओं ने मिलके जो इस मुल्क के संविधान के साथ किया है, इस संविधान की शक्ति को निरस्त किया है, इस संविधान की शक्ति को ख़त्म करने का प्रयास किया है, समाप्त करने का प्रयास किया है, उसको प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कम से कम सरकार के पास 2 ही 3 काम थे, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सड़क का है, ढांचागत इंफ्रा जिसको कहते हैं आप, यही सरकार के काम है जो जनता से सीधे संबंधित है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से, जिसमें डिफेंस है, जिसमें फॉरेन पॉलिसी है, ये सरकार के वो काम हैं जिनसे जनता को कोई बहुत ज़्यादा संबंध जनता से उसका नहीं है। ये सरकार का अपना निजी काम है। डिफेंस का मसला है तो ठीक है, पब्लिक डोमेन में चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो सरकार को ही करना है, ये सरकार का दायित्व भी और सरकार का कर्तव्य है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, या जो लिविंग राइट है, उसका जो जीने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो संवैधानिक दृष्टि से सरकार का दायित्व है कि जनता की शिक्षा की व्यवस्था करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, उसके जीने के अधिकार में कोई व्यक्ति कुपोषित या भूख से न मरे। ये तमाम बातें हैं जो आम जनता जानती है, कोई बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, और ये कहा जा सकता है किसी प्रतिवाद की दृष्टि से नहीं, दुर्भाग्य ये है कि सरकार केवल सरकार चलाती है, केवल सत्ता, जनता की तरफ उसका कोई बहुत ज़्यादा, केवल कुछ चीज़ें जो औपचारिक रूप से चली आ रही हैं केवल उनका ही निर्वाह करती है। लेकिन सरकार ज़्यादातर, और मौजूदा सरकार ज़्यादातर इस बात पर यकीन रखती है कि किसी भी तरीके से सत्ता, प्रादेशिक सत्ता या केंद्रीय सत्ता, ये एक व्यवस्था थी। केंद्र पोषित करता था राज्य को और राज्य सम्मान करता था केंद्र का। बड़ी सीधी सी बात थी। लेकिन अब कुछ बातें अलग थलग हो गई। जिन राज्यों में केंद्र की कोई पार्टी, जिसका केंद्र में राज्य है, केंद्र में जिसकी सत्ता है, जिन राज्यों में उस पार्टी की व्यवस्था नहीं है या पार्टी का राज्य नहीं है, उन राज्यों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, ये साफ जाहिर है। इसमें कोई विवाद की वस्तु नहीं है, ये साफ जाहिर है। और ऐसा शायद स्वाभाविक तौर पर होता हो, हम ये नहीं कहते। लेकिन इससे संविधान निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है, कानून निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है, ये बात समझ लेनी चाहिए। स्वास्थ्य की जो स्थिति बनी, कोरोना ने बता दिया। चाहे वो पिछली सरकारों का दोष था, चाहे आपके पास कोई भी स्वास्थ्य संबंधी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि इस महामारी से लड़ सकती थी। गिनाने के तौर पर आप गिना सकते हो, वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू में व्यवस्था है, अभी तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी है। ये तमाम जो व्यवस्थाएं थी, जिसको एक अलग से व्यवस्था है आपदा प्रबंधन की, वो तमाम फेल हो गई।
ये माननी पड़ेगी। कोरोना में तमाम ये बात चीज़ नज़र आ गई कि सरकारों ने इसके लिए कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य को लेकर चूँकि ये हमेशा अवहेलना का विषय है, इस देश का आदमी स्वयं ही जीता रहता है, रोगों से लड़ता रहता है। बराए नाम चूँकि हमें बाहर से भी कुछ मदद मिलती है और हम प्रजातंत्र के सिरमौर भी कहे जाते हैं, इसलिए बराए नाम केवल औपचारिकतावश कुछ चीज़ होती है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर इन सरकारों की कोख हो गई है। और प्रधानमंत्री जो कुछ भी कहते हैं केवल शब्दों में कहते हैं, अच्छे लगते हैं कभी कभी शब्द, और उनका कहने का अंदाज भी कुछ इस तरीके से है जो शायद भारतीय जनता को लुभाता है, प्रसन्न करता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है, उन शब्दों में कोई जान नहीं है। प्रधानमंत्री पूरी तरह नाकामयाब हो चुके, पूरी तरह असफल हो चुके। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि सब विरोधी बात है ये, लेकिन ऐसा नहीं। स्वास्थ्य के मामले में हमारी सबें पोले, और इस युग में, इस दौरान जितना भ्रष्टाचार भी हुआ, इन तमाम स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, जो बहुत आवश्यक सुविधाएं हैं, और अब आप देखिए आगे जाके वैक्सीन पे भी कितने बड़े भ्रष्टाचार होंगे, देश के स्तर पर चाहे विदेश के स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत कुछ घटित होने वाला है वैक्सीन के नाम पर। सफल वैक्सीन है, असफल वैक्सीन है, कौन है इसका मापदंड, कौन है बताइए आप? कैसे करेंगे आप? जो कुछ भी हो, स्वास्थ्य के मामले में फिर कहें या न कहें, लेकिन नकारा साबित हो गए। अब मनुष्य के विकास की बात आती है, जिसमें सरकारें शिक्षा का काम करती है। शहर में बैठे हम कुछ भी लोग कह सकते हैं, लेकिन गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, और किस तरीके से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, जिसकी जिज्ञासा है, जो पढ़ना चाहता है, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, ये बात जानी जा सकती है और शायद आप समझते हैं। अभी जो NEP आई, उसमें मुख्य बात ये थी, मैं पहले भी NEP पर जिक्र कर चुका हूँ, शिक्षा को लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसमें क्या हुआ, बार बार एक बात अगर पुनरावृत्ति करते भी रहें तो ये केवल ऐसा लगता है कि शायद भैंस के आगे बीन बजाने वाली स्थिति है, लोक भाषा में कहते हैं। क्या कहें इन सरकारों से? उन्होंने कहा कि अब ये ठेका विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया। कभी हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की बड़ी आलोचना करते थे। लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति यहाँ पर निर्धारित की थी, और जिस तरीके से विद्यालय, विश्वविद्यालय बनाए गए थे, उनमें उनका एक मुख्य केंद्र बिंदु था, और मुख्य केंद्र बिंदु ये था कि ऐसे लोग शिक्षा के माध्यम से तैयार करना जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या अंग्रेज़ों के लिए कारगर साबित हो, जिसमें मैक्सिमम जो क्लर्क की व्यवस्था थी, जो कहते था आई एम डायरेक्टेड टू से, यानी मेरे जो बॉस ने कहा है मैं उस बात को कह रहा हूँ, मुझे ये निर्देश प्राप्त हुआ है। क्योंकि बॉस तो हमेशा अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे, प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी अगर बहुत बड़े मसले होते, जो लंदन में थे। तो ये एक व्यवस्था लॉर्ड मैकाले ने तैयार की, और उसमें लॉर्ड मैकाले बहुत कामयाब हुआ। आज तक वो क्लर्क मेंटेलिटी काम कर रही है। जो टिप्पणियाँ या रिमार्क किए जाते हैं, क्लर्क किस तरह करते हैं, कितनी तिकड़म से करते हैं, अगर बारीकी से देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले हमें याद आ जाता है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, बहुत से कमीशन बैठे, राधाकृष्णन कमीशन पहला था, बाद में कोठारी, बहुत से कमीशन बैठे, शिक्षाओं पर बहुत से कमीशन बैठे, और बहुत सी शिक्षा कमीशनों ने, आयोगों ने, जो खाली रिपोर्ट देता है, उसे कुछ करना नहीं है, न उसके कोई जुडिशरी पावर्स, संसद में करना है। उसमें जितनी भी रिकमेंडेशंस थी आयोगों की,
वो लगभग ये थी कि यहाँ से परीक्षा पद्धति ख़त्म की जाए। ये जो परीक्षा पद्धति है ये विद्यार्थी के, शिक्षार्थी के प्रतिभा का कोई बहुत बड़ा आकलन नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं, हमें पाठ्यक्रम पर जोर देना है। पाठ्यक्रम वैज्ञानिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम समूचे विकास, मनुष्य के समूचे विकास को विकसित कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया और वो पाठ्यक्रम भी लगभग ऐसा हुआ, चंद लोग तैयार करते हैं, वो किस लॉबी से प्रभावित हैं, अभी बड़ी लॉबी का, वो अंग्रेज लॉबी से प्रभावित है या संस्कारगत उससे प्रभावित है। पाठ्यक्रम कुछ इस तरीके से बनाए गए जो बोझ ज़्यादा थे, जिसमें निरर्थकता ज़्यादा थी, सार्थकता कम थी। लेकिन पाठ्यक्रम था, पूरा करना होता था और विद्यार्थी उसमें पिसते चले गए और एक पीढ़ी की पीढ़ी केवल उस पाठ्यक्रम को होती रही। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर वैज्ञानिक तौर पर कोई चीज़ देख ली जाए, वैज्ञानिक तराजू पर नापा जाए, तो हम फेल हैं। हम फेल ये हुए कोई भी शोध के मामले में। आज अगर विश्वविद्यालयों पर जो आकलन होता है, जो आकलन का सिस्टम है वर्ल्ड लेवल पर, संसार के विश्व स्तर पर, तो ये बनता है कि हम कहीं नहीं हैं। शोध के मामले में हम कहीं नहीं। कभी कभी मजाक में लोग कह देते हैं कि जुगाड़ और तिकड़ ये कोई भारत से सीखे, ठीक बात है। और यही कारण हुआ जो ब्रेन ड्रेन की बात थी, जो ज़्यादातर जो अच्छे मस्तिष्क थे, जो अच्छी प्रतिभाएं थी, वो इस मुल्क में, इस देश में रहना पसंद नहीं करते। मेडिकल क्षेत्र में एक विद्यार्थी पर हम कितना खर्च करते हैं। ये तो शुक्र है कि मेडिकल का जो पाठ्यक्रम है वो वस्तुतः है कुछ अच्छी बातों पर आधारित है, जो वैज्ञानिक भी है। इसलिए मेडिकल में जाने वाले छात्र थे वो भी बाहर चले गए। और ज़्यादातर जो ये ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है कि हमारे यहाँ ब्रेन रहता ही नहीं, तो ये दोष सरकारों पर आता है। अब क्यों नहीं रहता भी, क्या कारण है कि हमारा जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो बाहर रहना पसंद करता है। और उसके लिए कुछ यूरोप की कंट्रीज़ हैं और अमेरिका और कनाडा तो मशहूर है। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। बीच में मॉस्को में भी जिसको कहीं पाठ्यक्रम में किसी को मौका नहीं मिला, वो मॉस्को वगैरह जाया करता था, यानी रशिया वगैरह में जाया करता था। कुछ लोग चाइना में भी चले जाते हैं। लेकिन वो लोग चले जाते हैं जिन्हें यूरोप में या अमेरिका में स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता। मैं शिक्षा के क्रम में बात कर रहा हूँ कि शिक्षा का किस तरीके से इन सरकारों ने तिरस्कार किया और शिक्षा के वास्तविक स्वरूप या विद्यार्थी की वास्तविक प्रतिभा को कभी आगे आने नहीं दिया, इसके लिए सरकार दोषी है। ने एनईपी भी उसका एक उदाहरण है। एनईपी में क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, जो मुख्य वस्तु है वो बता देती है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों से बचना चाहती है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों से इसलिए बचना चाहती है कि सरकार असमर्थ है, अक्षम है। जितनी बातें की गई थी, जितना वायदा किया गया था, वो कुछ भी ये सरकार कर नहीं सकती। उसका कारण ये नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं, साधन उपलब्ध हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि जो सरकार अब आई है उसका दुराग्रह, उसका पूर्वाग्रह, उसका अज्ञान इतना ज़्यादा है कि वो समस्त उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ जाता है जो देश की प्रतिभा के लिए होनी चाहिए। वो या तो प्राचीन संस्कृति, और सच ये है कि प्राचीन संस्कृति आप जानते हैं, ज़्यादातर कभी कभी एक लाइन का जिक्र होता है, वसुधैव कुटुंबकम होता है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो लोगों को कुछ याद भी है। लेकिन इसका पहला जो वाक्य है वो क्या है, नीति शास्त्र में कहा है। नीति शास्त्रों में इस तरह की चर्चा है, जो लोग बहुत शिखर पर भी पहुँचे हैं, कुछ बहुत ज़मीन पर भी गिरे हुए हैं, तो जो शिखर पर पहुँच गए, जिनके चित्त में अत्यंत उदारता है, उन लोगों का वाक्य था। ये कोई प्रधानमंत्री का वाक्य तो हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। मुझे अच्छी तरह याद है कि केदारनाथ में एक आपदा आई थी, तब ये प्रधानमंत्री जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और वो 6 करोड़ की बात करते थे। उस वक्त कोई 138-130 करोड़ की बात नहीं करते थे। करनी चाहिए, प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है। केदारनाथ में जब एक आपदा आई और उसमें उन लोगों को जो फंस गए थे उस बरसाती तूफान में, उनको निकालने की जब बात आई, तो ये पहला चीफ मिनिस्टर था
जिस व्यक्ति ने केवल अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे, स्टेट के पास साधन है, गुजरात का स्टेट बहुत मालदार स्टेट है, भेजे, लेकिन केवल उन्होंने गुजराती लोगों को निकाला, केवल गुजरातियों को। ये अच्छी तरह याद है, और आपको कभी उस तरह की उस समय के अखबारों में या न्यूज़पेपर्स में या वस्तु स्थिति का अगर आप चित्रण करना चाहें, खुद भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसी प्रधानमंत्री ने जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो जानता ही नहीं वसुधैव कुटुंबकम में होता क्या है, वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है ये जानता ही नहीं। ये केवल अंतिम पंक्ति को जो उपदेश के रूप में कही जाती है, सम एंड सबस्टेंस के रूप में, उसको लादे फिरता है। न इसको पहले का कुछ मालूम, न बीच का कुछ मालूम, कुछ किन लोगों ने कही थी कुछ नहीं मालूम। तो संस्कृति के नाम पर जो ढकोसले होते हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि उन्होंने केवल और केवल गुजरात के लोगों को निकालने का प्रयास किया। और जो दूसरे यात्री थे, यात्री किसी देश प्रदेश का नहीं होता है, उसमें कोई जाति नहीं होती है। यात्री तो जो भी इष्ट मान रहा है, जिसको भगवान मान रहा है, उसके चरणों में अचानक कोई तूफान आ गया या कोई भी इस तरह का संकट प्राकृतिक आ गया, तो उसमें ड्यूटी ये बन जाती है कि हमारा जो चित्त है उदार होना चाहिए। नहीं थे इस प्रधान जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर था, यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। केवल गुजरात के लोगों को निकाल दिया गया, और वो व्यवस्था फिर जब गुजरात के सब लोग लगभग वहाँ से मुक्त हो गए, निकल गए हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो वो अभियान बंद कर दिया गया। तो ये लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, दोगले लोग हैं, अच्छे लोग नहीं, ये बात कही जा सकती है। मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति निरंतर आपसे ये लफाजी गपवाजी करता है, आप क्यों नहीं मानते कि इस आदमी की नीयत खराब है। और जो व्यक्ति इस तरह का सोचता है, वो समूचे देश की बात नहीं सोच सकता। मैं इसलिए संसद के बिलों की चर्चा कर रहा हूँ। और संसद में माफिया का आगमन हो चुका है, चाहे संख्या बल के आधार पर होता हो, चाहे वो उनकी वैचारिक कुसंस्कृति है, अपसंस्कृति है, इस आधार पर होता हो, लेकिन संसद में माफिया आ गया। मैं संसद का बिल्कुल अपमान नहीं कर रहा। संसद है जो देश के लिए न्यायिक और कानून की बात करती है। लेकिन जब लोग न धर्मोर धार्मिकैर्विना, धार्मिक नहीं होगा तो धर्म का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर सांसद कुछ इस तरीके के होंगे तो संसद की गरिमा घटेगी, ये निश्चित है। इसमें लफाजी की बात ही कुछ नहीं है। और मैं कहूँ कि साहब उसकी गरिमा को बनाए रखा हूँ, ऐसा नहीं हो कि कानूनी किसी अड़चन में आ जाऊँ। साफ बात है कि संसद में माफियाओं का अड्डा बन चुका। उन लोगों को ये ध्वनिमत क्या होता है साहब, मैं किसी भी सरकार ने कभी ये शब्द बोला हो मुझे पता नहीं। ध्वनिमत होता क्या है? ध्वनिमत ये होता है कि कुछ ध्वनियों में कुछ ध्वनियाँ दब जाएं, इसको ध्वनिमत कहते हैं। और कौन सी ध्वनियों में हल्की ध्वनियाँ दब जाती हैं, ये सब जानते हैं। इसको विरोधी पक्ष में या सत्ता पक्ष के बीच में आप बांट सकते हैं। हो हल्ला से हुआ एक समय में, जब इस देश की संस्कृति को बीच बीच में समझ लिया करो आप, इस देश में हुआ क्या है। एक समय में शास्त्रार्थ की परंपरा थी। हम ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे को, तर्क के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से, न्याय की दृष्टि के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते थे और अपनी बात को कहते थे। और अंत में उसको जो भी शास्त्रार्थ में जीत गया, शास्त्रार्थ की दृष्टि से, उसके लिए एक जुडिशरी होती है, वो जीता हुआ कहलाता था। लेकिन उसमें एक शब्द आया, जो संस्कृतियाँ अपने आप में किस तरह अपने को कुरूप करती चली जाती हैं, ये सब जानना चाहिए कि किस तरह लोग मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। जो शुभ चीज़ थी उसको अशुभ बनाते हैं। उस वक्त एक शब्द आया था वितंडावाद, और वितंडावाद का अर्थ ये था कि जो लोग, जिनके पास तर्क नहीं थे, प्रमाण नहीं थे, अनुभव नहीं था, जिनकी जीतने की संभावनाएं कम होती थी, वो लोग कुछ लोगों को तैयार करते थे और बीच में वो लोग हो हल्ला वितंडा कर देते थे। अंत में ये घोषणा हो जाती थी कि ये जीत गए, ये हार गए। संसद का यही रूप बन गया है वितंडावाद का। बहस पूरी नहीं हुई, उड़ीसा की सरकार जो बात कह रही है कि ये काम सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी सही, वो केंद्र की कृपा चाहते हैं, इसलिए दबी हुई भाषा में बात करते हैं। स्वाभाविक बात है, समझ लेना चाहिए, बच्चा भी समझ सकता है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपने को इस बात से बचाने के लिए कि नहीं, केंद्र के खिलाफ नहीं है, बीजेडी ने कहा कि भाई ये सेलेक्टिव कमेटी में जाना चाहिए। सारी बहस नज़रअंदाज करती थी। सभापति जो भी होता है वो मनुष्य होता है, और इसी देश की ज़मीन का बना हुआ मनुष्य होता है, और वो भी जीत हार के आया है, अभी हाल में ही आया है। क्या करता? तो
उसके बाद यही बचता है बेतंडावाद, ध्वनि मत। डिवीज़न नहीं हुआ। ये बड़ी संसदीय भाषाएं हैं, संभवतः जनता इनको नहीं समझती होगी, लेकिन समझना चाहिए। डिवीज़न नहीं हुआ, पास हो, और ऐसे 20 बिल पास हो गए, कुछ विषय चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि कोरोना कोरोना कोरोना। जो लोग कहते हैं ना कि आपदा में भी अवसर, ठग लोग ऐसा करते हैं कि इस आपदा में ये अवसर ढूंढते हैं कि मेरी बात कैसे रखें। तो शिक्षा पर मैंने बात करते करते यहाँ आया, किस तरीके से लॉर्ड मैकाले से लेकर तमाम कमीशंस फेल होते गए। फिर एक अमेरिका में एक शिक्षा पद्धति आई जिसको प्रैग्मेटिक कहते हैं, प्रयोजनवाद, निरर्थक बातें सब छोड़ के जो काम की चीज़ है, और उसमें उनकी आजीविका संलग्न थी। कोई विशेष बात नहीं थी जो हम बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं। समग्र मस्तिष्क का विकास शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि में कहीं लिख दिया, कोई बात नहीं, प्रैग्मेटिक आई, लेकिन हम प्रैग्मेटिक में फेल हो गए। उसका कारण ये था कि जब बेरोजगार उन्मुख कोई भी शिक्षा होती है, रोजगार उन्मुख कोई भी शिक्षा होती है और वो रोजगार नहीं दे पाती, तो ये मान लिया जाता है कि शिक्षा का कोई अर्थ निकला नहीं, क्योंकि हमने रटंत ये लगा दी कि शिक्षा रोजगार उन्मुख होनी चाहिए, यानी उससे रोजगार मिलना बड़ी सच्ची बात है, प्रैग्मेटिक बात है, प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। हमने उसके लिए कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जरूर खोले, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, उसमें लोगों को एडजस्ट करना है, तो हमने संस्कृति के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, भाषा के नाम पर, एंथ्रोपोलॉजी के नाम पर ऐसे विश्वविद्यालय खोले जिसमें लोगों को रोजगार दिया गया, ठीक। लेकिन फिर भी सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं, और ये सरकारों की कमी है। उन्होंने साधन न बढ़ाए, या उनकी कोई रुचि नहीं थी। संसद में जाना, निश्चित भत्ता मिल जाना, निश्चित बिल पर जो व्हिप आता है उसके मुताबिक हाथ खड़े कर देना या अपनी आवाज़ दे देना, ये संसद की गरिमा निरंतर गिरती रही। और कोई आज का विषय नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें मत विभाजन उन्होंने तो नहीं किया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें मत विभाजन की ज़रूरत नहीं। तो सरकार का जो मुख्य काम था, सरकार उससे फेल हो गई। अब सवाल ये है कि फिर सरकार करती क्या है, सरकार की फिर रुचि क्या है। तो वस्तुतः सरकार आम जनता यानी बहुसंख्यक जनता के लिए